नमस्कार, मैं मीरा देवी। आप सबका राजनीति रस राय के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साल दर साल दुर्गा मूर्ति विसर्जन से फैलता पर्यावरण प्रदूषण क्या पद्मश्री जैसे सम्मानित पर्यावरण योद्धाओं और सरकारी योजनाओं की चुप्पी धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक दबावों की वजह से है? आइए विस्तार से बात करें। साल 2024 में बुंदेलखंड क्षेत्र में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए कई नदियों का उपयोग किया गया। विशेष रूप से केन, चंद्रावल, बेतवा, गंगा, यमुना जैसी नदियों में विसर्जन किया गया। इसके अलावा सरकार ने प्रदूषण को कम करने के लिए विशेष स्थानों का चयन किया है ताकि मूर्तियों को जल स्रोतों में विसर्जित करने से होने वाले पर्यावरण प्रभाव को रोका जा सके। इस साल बुंदेलखंड में करीब 2500 से ज़्यादा मूर्ति विसर्जन किया गया। मूर्ति विसर्जन के बाद नदियों में प्रदूषण तेजी से बढ़ता है, खासकर केन जैसी नदियों में जहां 400 से अधिक मूर्तियों का विसर्जन हुआ है। मूर्तियों में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस, रासायनिक रंग और अन्य विषैली पदार्थ पानी में घुलने के बाद मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए खतरनाक साबित होते हैं। केन नदी में मछलियों के मरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके अलावा ये जल स्रोत शहर के पेयजल और सिंचाई के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका प्रदूषण व्यापक स्वास्थ्य और कृषि समस्याएं पैदा कर सकती हैं। प्रश्न यह भी है कि क्या धार्मिक आयोजनों के नाम पर इस प्रकार के प्रदूषण को अनदेखा करना उचित है? यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरणीय संरक्षण अभियानों जैसे जल बचाओ अभियान, नदी तालाब बचाओ अभियान का क्या हुआ? इन अभियानों की फर्जी सफलता दिखाकर बड़े अवार्ड जीते गए। अब उनके मुंह में टेप लग गया है, चुप्पी तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नमामि गंगे जैसी भारी भरकम योजनाएं असफल क्यों हैं? नमामि गंगे योजना की शुरुआत 10 जुलाई 2014 को की गई थी। इस योजना की शुरुआत में केंद्र सरकार ने करीब 20,000 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया था, जो अगले 5 सालों के लिए था। राजनीतिक, समाज सुधारक और आईपीएस अफसर जैसे ढोंगियों ने पानी और जल बचाओ अभियान का ठेका तो लिया, लेकिन यह कागजों तक सीमित रह गया। विसर्जन के दौरान प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद शहर में अराजकता थी। कानून व्यवस्था और प्रदूषण नियंत्रण में प्रशासन पूरी तरह से असफल दिखा। अस्पतालों के सामने से गुजरती हुई मूर्ति विसर्जन जुलूस जी भर के शोर उन्माद मचाए। अस्पतालों की दीवारों के साथ मरीजों के दिल कांप गए होंगे। प्रश्न उठता है कि जब प्रशासन को पता है कि इस तरह के आयोजन से नदियों और पर्यावरण को नुकसान होगा, तो उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए? इस अनदेखी से यह संदेह होता है कि कहीं धार्मिक भावनाओं के नाम पर कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास तो नहीं हो रहा है। विसर्जन के दौरान युवा वर्ग का उन्मादी व्यवहार और समाज की नैतिकता पर सवाल उठता है। धार्मिक आयोजनों में अनुशासनहीनता और सामाजिक जिम्मेदारियों की अनदेखी एक गहरे सामाजिक और नैतिक पतन का संकेत है। क्या समाज धार्मिक आयोजनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में जागरूक है? क्या इस नैतिक और अनुशासन का हिस्सा बनने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं? यह सब करने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी, आपकी या हम सबकी? धार्मिक आयोजनों में डीजे, तेज आवाज से और भारी बिजली बर्बादी भी प्रमुख समस्याएं हैं। इससे ध्वनि और वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जो पर्यावरण को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सवाल उठता है कि क्या समाज, प्रशासन और सरकार ने इन मुद्दों का कोई ठोस उपाय किया है? इन आयोजनों से होने वाला प्रदूषण लंबे समय तक चलने वाले स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है, लेकिन इसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान मूर्ति विसर्जन जैसे धार्मिक आयोजन हमारे समाज में कई महत्वपूर्ण समस्याओं को उजागर करते हैं। इसमें प्रशासनिक विफलता, समाज और सरकार की उदासीनता,
पर्यावरणीय नुकसान और समाज की नैतिक जिम्मेदारियों की अनदेखी शामिल है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब प्रशासन सख्त कार्रवाई करे, समाज जागरूक हो और धार्मिक परंपराओं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए कदम उठाए जाएं। सरकार और पर्यावरण योद्धाओं को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी ताकि धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कायम किया जा सके। और हाँ, जाते जाते आप सबके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ, सोचिएगा ज़रूर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कि क्या धार्मिक आयोजनों के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी स्वीकार्य है? प्रशासन ने इन समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? क्या पर्यावरण योद्धाओं और सरकारी योजनाओं की चुप्पी धार्मिक और राजनीतिक दबावों का परिणाम है? मैं, आप और हम सब इन आयोजनों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? यह पूरे समाज के लिए आत्ममंथन का समय है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए ठोस समाधान निकाले जा सकें। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगली बारी मैं फिर आऊँगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।